केस था if V and B are कोलिनियर, वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कोलिनियर है तो पाथ फॉलोड क्या था? स्ट्रेट लाइन। और अगर वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो पाथ फॉलोड हो सर्कुलर। सो थर्ड केस करना है आज हमने, इफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल थीटा विद ईच अदर। इफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल थीटा विद ईच अदर। क्या करें वैसे वैसे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स v cos थीटा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड v sin थीटा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट को लें तो पाथ फॉलोड शुड बी स्ट्रेट लाइन, बिकॉज पैरेलल अगर है तो स्ट्रेट लाइन पाथ था। अगर सिर्फ v sin थीटा को लूँ तो सर्कुलर, दोनों लें तो अगर सिर्फ v cos थीटा होता तो ये पार्टिकल सीधा ऐसे जाता, v sin थीटा होता तो ऐसे घूमता। तो अगर दोनों है तो गोल गोल घूमते घूमते आगे जाएगा। तो वी कॉल इट हेलिकल पाथ। इसका जो पाथ फॉलोड होगा वो इस फॉर्म में बनेगा। सो गोल भी घूमेगा और आगे भी जाएगा। तो वैसे इट्स अ हेलिकल पाथ विच इज फॉलोड। पिच ऑफ हेलिक्स क्या होती है? स्क्रू गॉज में पिच क्या थी? 11th में एक्सपेरिमेंट किया था स्क्रू गॉज का, आपने एक वो फाइल में लिखा भी होगा पिच ऑफ स्क्रू गॉज, कैसे निकाली थी? पिच होती क्या है? स्क्रू गॉज में भी हमने किया था, इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन रोटेशन। मतलब आपने उसको निकाला तो उसको 5 बार घुमाया, वो कितना मूव किया, सो डिवाइडेड बाय 5, तो वहाँ से पिच आ गई। बेसिकली स्पाइरल पाथ मीन्स जैसे वो स्प्रिंग के ऊपर कोई चीज़ मूव कर रही है, और पिच हो जाएगी स्प्रिंग की 2 वायर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड मतलब यहाँ से जैसे शुरू हुआ, गोल गोल घूम रहा है और आगे भी जा रहा है, मतलब यहाँ से शुरू होकर एक रोटेशन में इधर पहुँच गया, यहाँ से शुरू हुआ, तो ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी कॉल्ड पिच। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन सर्कुलर रोटेशन, कि गोल एक चक्कर काटने में कितना आगे आ गया, सो दैट इज द पिच। सो हमने इसमें भी यही सेम जो कर किया था, एक तो रेडियस निकालना है कि अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो रेडियस कितना होगा, और फिर पिच ऑफ हेलिक्स कितनी होगी, और एक रेवोल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। ये डायग्राम बना लो फिर लिखते हैं। स्कूल में आता है ज़्यादा, कॉम्पिटिटिव के लिए ये वाला केस इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉम्पिटिटिव के लिए एग्जाम्पल के लिए इंपॉर्टेंट है जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे। Indian magnetic field makes an angle theta. Then velocity will have two components, v cos theta. Velocity will have two components, v cos theta parallel to the magnetic field, and v sin theta v sin theta perpendicular to the magnetic field, v sin theta perpendicular to the magnetic field. Due to parallel component, path followed should be straight line.
Due to parallel component, path followed should be straight line. And due to perpendicular component, path followed should be circular. And due to perpendicular component, path followed should be circular. The resultant of these two motion will be helical path. Followed by resultant of these two motion will be helical path followed by the charged particle. Now if we assume perpendicular component, तो magnetic force provides centripetal force, because उसने सर्कल में मूव करना है. मैग्नेटिक फोर्स कितनी? फॉर्मूला क्या था? क्यू वी बी साइन थीटा. वी परपेंडिकुलर और बी में एंगल कितना है? 90. तो क्यू वी परपेंडिकुलर इंटू बी इंटू साइन 90. एंड सेंट्रिपेटल फोर्सेस एम वी स्क्वायर बाय आर. तो हमारे पास आर कितना आ गया? तो रेडियस ऑफ पाथ इज एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी. परपेंडिकुलर था तो क्या आएगा? एम वी अपॉन क्यू बी. तो अब एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी. What about time taken to complete one rotation? Time for one revolution. टू बाई आर पे वी है, वी परपेंडिकुलर, एंड आर इज ये वैल्यू. ये सेम टाइम है, मतलब रेडियस अलग है, टाइम सेम है. ये कल भी बताया था कि टाइम टेकन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस. सो 2 पाई एम बाई क्यू बी. तो पिच कितना हो जाएगा? ये हमने एक सर्कल पूरा करने का टाइम निकाल लिया. अब आप पैरेलल डायरेक्शन कंसिडर करो. वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है? v cos थीटा. इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है? नहीं लग रही. तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 0. अगर एक्सेलरेशन 0 है तो s इज इक्वल टू ut. वेलोसिटी कितनी है? v cos थीटा. एक सर्कल पूरा करने में टाइम कितना लगा? 2 पाई एम बाई क्यू बी. तो पिच कितनी हो गई? v cos थीटा इंटू 2 पाई एम बाई क्यू बी. पहले पिच की डेफिनेशन लिख लो. पिच ऑफ हेलिक्स. Pitch of helix. It is horizontal distance traveled. Pitch of helix. It is horizontal distance traveled by the charged particle in one circular revolution of helical path. In one circular revolution of helical path.
circular revolution of helical path. Mathematically, pitch is equals to cos theta into 2 pi m by qb. क्वेश्चन देखो, हमें दिया व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम, इट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ a naught towards west. When it is projected towards north with speed v naught, it moves with initial acceleration 3a naught towards west. Find electric and minimum possible magnetic field in the room. हमें क्वेश्चन में दो सिचुएशंस दी. उन्होंने कहा मेरे पास एक प्रोटॉन है, एक बार प्रोटॉन रेस्ट पे है, तो इसकी एक्सेलरेशन है a naught टुवर्ड्स वेस्ट. और जब इसको वेलोसिटी दी तो इसकी एक्सेलरेशन होगी 3a naught टुवर्ड्स वेस्ट. तो रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मिनिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक, पहले फर्स्ट सिचुएशन को हम देखें. हमें इट्स एट रेस्ट. अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, रूम के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, पर चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे, उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी. मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल्स टू QV भी साइन थीटा, V जीरो है. तो मतलब जब वो रेस्ट पे, उस पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स ही लग रही है. चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक, प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लगेगी? ई. प्रोटॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स ई. फोर्स ई, एक्सेलरेशन ई बाई एम. उसकी वैल्यू हमारे को दी है. तो हमें बताना है रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. कैन से ma नॉट अपॉन ई. ई की यही वैल्यू आई ना, ma नॉट अपॉन ई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. तो फिर इन्होंने कहा कि इसको वेलोसिटी दी v नॉट, तो एक्सेलरेशन होगी 3a नॉट. a नॉट तो एक्सेलरेशन थी इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, तो मैग्नेटिक के कारण एडिशनल कितनी होगी? 2a नॉट. मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो ताकि फोर्स इधर लगे? मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो सो दैट फोर्स एक्ट्स ऑन प्रोटॉन इन दिस डायरेक्शन. वेलोसिटी की डायरेक्शन दी है, वेलोसिटी अपवर्ड्स. मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, तो v क्रॉस b. मतलब इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड्स डायरेक्शन में होगा. टोटल एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रही है, मैग्नेटिक के कारण. मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला
बिकॉज हमें नहीं पता एंगल, तो ऐसे मैंने ले लिया कि एंगल लेटेड भी थीटा, तो मैग्नेटिक फोर्स इज ईवी बी साइन थीटा। ये फोर्स है, एक्सेलरेशन इज फोर्स ओवर मास, इसकी वैल्यू कितनी दी है 2a0, तो b कितना आ गया, इसकी वैल्यू मिनिमम होगी जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम होगा व्हेन थीटा इज 90, थीटा 90 है तो b मिनिमम कितना आ गया, ये तो b का जनरल फॉर्मूला आ गया, जिसे b विल बी मिनिमम है। हमें यही पूछा था क्वेश्चन ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर ma0/e, मैग्नेटिक फील्ड इज 2ma0/ev0। आया समझ कैसे किया सारा? ये वेलोसिटी, फोर्स इधर है, मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस ले लो, या तो इधर, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इधर लेता तो फोर्स मैं फोर्स की डायरेक्शन दिया ना टुवर्ड्स वेस्ट, क्वेश्चन में आंसर करो। It moves with initial acceleration 3a0, मतलब वो t = 0 पे है, बात तो बदल जाएगी। फिजिक्स के क्वेश्चन में लैंग्वेज बहुत प्रिसाइज होती है, अगर वो ऐसी गलती करते हैं तो फिर उन्हें ग्रेस देने पड़ते हैं, तो इसलिए उन्होंने दिया है कि इनिशियली 3a0 है, बाद में तो वो चेंज हो जाएगी। सो यू कैन ड्रॉ द डायग्राम, फिर उसको लिख लेते हैं, पहले कंसेप्ट को लिख लो, मैथ्स तो ईजी है। जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही थी तो एक्सेलरेशन a0, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों एक्ट की तो 3a0, तो मैग्नेटिक के कारण कितनी होगी 2a0। So you can write when the charged particle is at rest, when the charged particle is at rest, no magnetic force acts on it. When charged particle is at rest, no magnetic force acts on it. Therefore, the acceleration is only due to electric force E मतलब charge on electron into electric field. Acceleration is only due to electric force E, that is a0 is equals to E/m, और E is ma0/e, electric field is ma0 upon charge on electron या proton, because magnitude तो same है। So अब E/m is equals to a0, हमें E बताना था क्वेश्चन में, is ma0/e, और डायरेक्शन कौन सी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, फोर्स किधर लगी है टुवर्ड्स वेस्ट, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में ही लगती है, तो फील्ड भी टुवर्ड्स वेस्ट, सो ma0/e टुवर्ड्स वेस्ट। व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स, when charged particle moves, then in addition to electric force,
magnetic force also acts. As total acceleration is 3a naught. As total acceleration is 3a naught towards west. Total acceleration is 3a naught towards west. Whereas acceleration due to electric field is a naught towards west. It implies acceleration due to electric field is a naught towards west. It implies that acceleration due to magnetic force is 2a naught towards west. तो ये तीनों स्टेप लिख लो. एक्सेलरेशन इज 2a naught टूवर्ड्स वेस्ट. और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड तो आ गया 2ma naught अपॉन ab naught. डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर इनवर्ड्स बिकॉज क्रॉस से रिप्रेजेंट किए. समझ आ गया क्वेश्चन? Particle of mass m in charge q is projected into a region having perpendicular magnetic field b. Magnetic field को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है. Find the angle of deviation of the particle as it moves out of the field if width d of the field is 3 case slightly smaller than mv by qb, it's mv by 2 qb या 2 mv by qb. क्वेश्चन समझ आया? mv by qb क्या होता है? रेडियस इन विच चार्ज पार्टिकल मूव्स. अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, रेडियस इन विच चार्ज पार्टिकल विल मूव इज mv by qb. तो उन्होंने 3 अलग अलग केस दे दिए. उन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन विड्थ d. अगर मैं बोलूं दिस विड्थ इज, फर्स्ट केस करें, mv by qb. एक पॉजिटिव चार्ज है, it enters this field. मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? v क्रॉस b. ये v, ये b. ये मूव करना शुरू कर देगा. v और b परपेंडिकुलर हो तो पाथ फॉरवर्ड इज सर्कुलर. ये सर्कल में मूव करेगा और सर्कल का रेडियस कितना होगा? जितनी इसकी वेट था. तो उन्होंने कहा ये d थोड़ा सा छोटा है, स्लाइटली स्मॉलर है. तो यहाँ से यहाँ तक आया, फिर ये ऐसे सीधा चला जाएगा. पहले किस डायरेक्शन में जा रहा था? हॉरिजॉन्टल. 1/4 सर्कल पूरा किया, फिर इधर जा रहा है. तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में एंगल
90, तो we say angle of deviation is 90. थर्ड केस में अगर हम देखें, width is 2 mv/qb, ज़्यादा width ले ली हमने, radius of path is mv/qb, ये उससे डबल है, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर जाएगा और यहाँ से बाहर सेमी सर्कल पूरा करके, तो डेविएशन कितनी होगी, पहले इधर जा रहा था तो 180, तो इसमें डेविएशन 90, इसमें 180। अब ये बचा mv/2qb, मतलब हाफ, चार्ज पार्टिकल ने मूव करना था इन अ रेडियस r, तो ये थोड़ा सा ही अभी मूव किया था कि आगे फील्ड खत्म हो गया, तो ये सीधा चला गया, तब तक ही फोर्स लग रही है ना जब तक मैग्नेटिक फील्ड में है। उसने मूव करना था ना रेडियस mv/qb पर, मैग्नेटिक फील्ड mv/2qb भी तक ही है, तो फिर ये सीधा चला गया। ये इनिशियल एंगल हॉरिजॉन्टल और ये फाइनल वेलोसिटी एंगल, ये एंगल बताना थीटा कितना, ये कैसे निकालोगे? अब ऐसे बनाओ ना, इसने सर्कल में मूव करना था, तो ये अभी थोड़ा सा ही मूव किया था कि आगे मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो गया, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहीं तक ही था, तो फिर इट मूव्स टेंजेंट टू द पाथ। ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से ऐसे सीधा चला गया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, तो जो इन दोनों में एंगल है वही ये होगा। अच्छा, ये रीजन कितना दिया है? मतलब r/2 और रेडियस ऑफ पाथ कितना है? r, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ। साइन थीटा हाफ कब होता है? तो दैट मीन्स थीटा इज 30। आया समझ कैसे किया? हमें ये डिस्टेंस दिया है, दिस इज mv/2qb, मतलब r/2, ये r, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, r/2 ओवर r। साइन थीटा हाफ कब होगा? व्हेन थीटा इज 30। समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया? तो अगर विड्थ रेडियस से ज़्यादा, जैसे इसमें डबल, थर्ड केस में मैंने विड्थ, जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियस से डबल है,
पर रेडियस से ज़्यादा कुछ भी है तो मतलब वो सेमी सर्कल पूरा करेगा, तो डेविएशन विल ऑलवेज बी 180। अगर रेडियस के इक्वल है तो 90, रेडियस से कम है विड्थ, मान लो ये विड्थ है d, r/2 भी नहीं ऐसे d, तो साइन थीटा कितना आ गया d/r, तो थीटा इज साइन इनवर्स d/r। जो भी d दिया होगा वो पुट कर देना बस। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर कम रीजन में है तो उस अकॉर्डिंगली आपने सॉल्व करना है। वही सिर्फ एक स्पेशल केस है, वो दोनों तो आसान है। आ रहा है समझ कैसे किया? नोट कर लो, कंसेप्चुअल में या एमसीक्यूज में आ सकता है, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, फिजिक्स आसान है। Force acting on a current carrying wire, एक थ्योरी का आर्टिकल, force acting on a current carrying wire। अब नॉर्मल जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, हम किसी भी वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, मैंने अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई, अगर तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0। जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। अगर मैं कोई एक इलेक्ट्रॉन लेता हूँ और वो मूव कर रहा है vd से, जैसे मेरे पास एक कंडक्टर, तो एक कंडक्टिंग वायर है, करंट फ्लो कर रही थी E से Q, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? सेम एज करंट, ऑपोजिट टू करंट? ऑपोजिट, बिकॉज करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की मोशन के ऑपोजिट होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और इसकी वेलोसिटी है vd। मैंने इस वायर के क्रॉस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, मतलब ये इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बाहर से कोई और मैग्नेटिक फील्ड लगाया। तो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन पे? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर और मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स, तो राइट हैंड के फिंगर्स V पे B की तरफ टर्न, तो V क्रॉस B की डायरेक्शन कौन सी आ गई? डाउनवर्ड्स। V क्रॉस B डाउनवर्ड्स आया, मतलब इस पे जो फोर्स लगेगी बिकॉज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूँ, इसे DFM लिख देते हैं इसको, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ही है, तो मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो V क्रॉस B के ऑपोजिट आएगी। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगती है जो V क्रॉस B की डायरेक्शन है, और नेगेटिव पे उसके ऑपोजिट। तो V क्रॉस B मेरा कौन सा आ रहा था? V इधर था, V क्रॉस B डाउनवर्ड जा रहा था, तो फोर्स जो एक्ट करेगी वो अपवर्ड करेगी। और V और B परपेंडिकुलर मार्क किए हैं, तो साइन 90 ले सकते हो। अगर हम जनरल भी करें तो मैं आपसे पूछूं इसका मैग्नीट्यूड कितना है इन जनरल? बिकॉज नेगेटिव साइन से डायरेक्शन सिग्निफाई कर रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है, पूरी वायर पे निकालनी है, तो हमें देखना पड़ेगा वायर में इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने। जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है और सब पे फोर्स, तो टोटल फोर्स इज एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
इसकी लेंथ एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वॉल्यूम कितना हो गया एल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 मीटर क्यूब में स्मॉल एन है तो एल में NaL, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितनी लग रही है, NeAVD, ये 4 टर्म्स, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला। NeAVD इज I, बाकी क्या बचा, LV sin थीटा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्शन निकालनी है तो राइट हैंड की फिंगर्स L की डायरेक्शन में, B की तरफ टर्न, थंब गिव्स यू द फोर्स। L की डायरेक्शन क्या होती है, सेम एज करंट, करंट फ्लो कर रही है इधर, मैग्नेटिक फील्ड फिगर में मार्क किया इनवर्ड्स। अगर परपेंडिकुलर है तो फ्लेमिंग्स रूल भी लगा सकते हो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या था, F फॉर फर्स्ट, F फॉर फील्ड, C फॉर सेंटर, C फॉर करंट, सेंटर वाली फिंगर करंट, ये फील्ड और ये फोर्स। फील्ड किस डायरेक्शन में है, फर्स्ट फिंगर को इनवर्ट फिक्स कर दो, फील्ड इनवर्स है। करंट किस डायरेक्शन में है, इधर, तो ये फिंगर करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो फोर्सेस अपवर्ड्स। फ्लेमिंग्स रूल की शॉर्टकमिंग क्या है कि तभी लगता है जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों। कर्ल रूल हमेशा लग जाएगा, L और B में कोई भी एंगल है, तो फ्लेमिंग्स रूल के लिए करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होने ही चाहिए, तब हम फ्लेमिंग्स रूल लगाते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रूल है वो जनरल रूल है, और फ्लेमिंग्स रूल इज इफ L एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। L इसमें क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो मेरे पास अगर एक सर्कुलर लूप है, उसमें करंट I फ्लो कर रही है एंड इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स कितनी एक्ट करेगी, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, I into 2 pi R into B। नो, ये मिसकंसेप्शन है। L इज नॉट लेंथ ऑफ द वायर, इधर है क्योंकि ये स्ट्रेट ड्रॉ की है। L इज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द वायर। तो अगर एक क्लोज लूप है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट जोड़ दिया मैंने, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0, तो फोर्स विल बी 0। जैसे उन्होंने एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा करंट कैरिंग वायर है, और ये वायर है, तो इस पे फोर्स कितनी लगेगी, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट में एंगल, डिस्टेंस लैम्डा, तो फोर्स इज I इंटू लैम्डा इंटू B। मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी वायर मैंने बना दी ना, जैसे ऐसे से करंट फ्लो कर रही है A से B तक, तो L इज दिस वेक्टर, कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो वेक्टर बनेगा दैट इज L। L इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नॉट एब्सोल्यूट लेंथ ऑफ द वायर। एब्सोल्यूट लेंथ ऑफ वायर कुछ भी हो, आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट में देखना है। इसका मतलब मैं किसी भी शेप का क्लोज लूप बनाऊं तो मैग्नेटिक फोर्स इन यूनिफॉर्म फील्ड विल ऑलवेज बी 0। तो क्लोज लूप दो तरह से बन सकता था,
यहाँ से देखो, एक मैं लूप बना सकता हूँ कि ऐसे करंट फ्लो कर रही है, एक मैंने बनाया ट्रायंगुलर लूप ही बनाया, यहाँ से करंट आई इधर से चलेगी, इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं होगी इफ इट्स प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड। इसमें कितनी होगी? क्लोज लूप में जीरो क्यों आई? अब लॉजिकली सोचो, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को लूँ, मान लो मैंने लिया करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ए बी पे जो फोर्स एक्ट करेगी मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्स, किस डायरेक्शन में होगी? करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स अपवर्ड्स। अगर मैं बोलूँ बी सी ए, इस वायर पे फोर्स निकालो, तो कौन सी लेंथ लेनी है? मतलब इस पे वायर फोर्स निकालनी है, तो आपको जो लेंथ लेनी पड़ेगी वो आप ऐसे लोगे, वो आप ऐसे कंसिडर करोगे लेंथ को, बिकॉज इनिशियल पॉइंट हो गया बी, फाइनल पॉइंट हो गया ए। अगर मेरे को इस पे फोर्स निकालनी है, इन दोनों में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट आएगी, तो नेट फोर्स जीरो आ जाएगी। सोच लो पक्का, हाँ सेम करंट फ्लो कर रही है। इसमें नेट फोर्स कितनी होगी? ए बी पे फोर्स किस डायरेक्शन में है? ए बी पे, और बी सी ए पे, बी सी ए कौन सी लेंथ हुई? करंट फ्लो कर रही है ए सी बी, इधर ऑपोजिट था, करंट फ्लो कर रही थी बी सी ए। अब है ए टू बी भी करंट फ्लो कर रही है, ए सी बी भी कर रही है, तो ए और सी को, ए और बी को ज्वाइन करेंगे तो नेट फोर्स 2F हो जाएगी या 2F नहीं होगी? नहीं, 2F होगी या F प्लस F डैश होगी? F डैश सेम नहीं होगी, दोनों फोर्सेस लेंथ सेम है, तो करंट डिफरेंट है, करंट सेम नहीं है अब, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस R है, इसकी 2R है, तो इधर से करंट 2I/3, इधर से I/3। तो थोड़ा ध्यान से, मतलब बीच बीच में करंट के कंसेप्ट लगा के कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल नेटवर्क। बट आपको याद ये रखना है कि अगर क्लोज लूप है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो नेट फोर्स जीरो। ये जो सेकेंड केस बनाया है इसको हम क्लोज लूप नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं करंट एंटरिंग फ्रॉम वन साइड लीविंग फ्रॉम द अदर। इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं आएगी। सो यू कैन राइट फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर, और ये डायग्राम बना लो, बाकी सब चीज़ें मत बनाना। सिर्फ डायग्राम बनाना। Carrying current I. Consider long straight wire carrying current I. When potential difference is applied across its two ends. When potential difference is applied across its two ends, current begins to flow and electron moves with
drift velocity Vd, and electron moves with drift velocity Vd. If magnetic field is applied, across this wire, the force which acts on any electron, the force which acts on any electron is dF is equals to the magnitude of force if n is number density and AL represents volume of wire, the volume of conductor. Then number of electrons free electrons सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो मूव करेंगे and in vector form it's IL cross B. अगर दो पैरेलल वायर्स हैं वो अट्रैक्ट करती हैं रिपेल, दो पैरेलल वायर्स हैं करंट फ्लो कर रही है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल, जैसे सिमिलर चार्जेस रिपेल डिसिमिलर अट्रैक्ट। तो मैग्नेटिक में अगर दो वायर्स हैं जिनमें पैरेलल करंट फ्लो कर रही है अट्रैक्ट करेंगे, क्यों? ये कर लिया नोट। इधर भी है एक हेडिंग डाल लो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसको मैं लिखाता कर लूँ, पहले समझा दूँ एक बार। अगर मेरे पास दो पैरेलल वायर्स हैं मान लो, इसमें करंट फ्लो कर रही है I1, इसमें I2, इनके बीच में कुछ भी डिस्टेंस आ रहा है। I1 का मैग्नेटिक फील्ड I2 पे फोर्स लगाएगा और I2 का मैग्नेटिक फील्ड I1 पे फोर्स लगाएगा। एंड सेइंग I1 का मैग्नेटिक फील्ड I2 पे फोर्स लगाएगा। I1 का मैग्नेटिक फील्ड I2 पे होगा किस डायरेक्शन में? मतलब अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पे इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? कम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स टुवर्ड्स P। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है
B1 मतलब I1 का मैग्नेटिक फील्ड I2 पे इन्वर्स डायरेक्शन में है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं I2 का मैग्नेटिक फील्ड I1 पे, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ I2, फिंगर्स टुवर्ड्स I1, आउटवर्ड्स। आउटवर्ड मीन्स अब फोर्स निकालनी है, करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स रूल लग सकता है, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये फिंगर करंट की डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लगेगी, इसमें फील्ड आउटवर्ड्स, करंट देखो समझ आ रही है। फ्लेमिंग्स रूल नहीं लगाना, दूसरा लगा लो। पहले फर्स्ट वायर देखो, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, B2, और करंट किधर फ्लो कर रही है, करंट की डायरेक्शन में, राइट हैंड की फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न, तो ये फोर्स। सेकेंड वायर मैग्नेटिक फील्ड और करंट इधर, ये I2, ये B1, पैरेलल वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर सोलेनॉइड में करंट फ्लो करे, वो श्रिंक करेगा, एक्सपैंड, सोलेनॉइड में करंट श्रिंक, बिकॉज पैरेलल लूप में ऐसे करंट फ्लो कर रही है, तो दो लूप्स में करंट सेम डायरेक्शन में है, तो वो अट्रैक्ट करेंगे, वो श्रिंक कर जाएगा। सिमिलरली एंटी पैरेलल वायर्स होंगी तो वो रिपेल करेंगी। तो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसको, एंड